आज पूरे देश में श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा चल रही है, जिसके बॉयफ्रेंड आफताब पर आरोप है कि उसने 6 महीने पहले उसे मारकर 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को वो फ्रिज में रखकर 2 महीने तक अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंकता रहा। इस दौरान वो पूरी तरह से सामान्य जिंदगी जी रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आफताब को लेकर पुलिस के पास अभी ठोस सबूत नहीं। ऐसे में क्या आफताब बच जाएगा या फिर उसे कड़ी सजा मिल पाएगी? आज इसी मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करूं। साथ ही इस बात की भी चर्चा करूं कि आफताब, जिसके सोशल मीडिया पोस्ट ये कहते हैं कि बहुत सामान्य सा लड़का नजर आता है, अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट करें। श्रद्धा के दोस्त कह रहे हैं मिले तो लगा सामान्य लड़का, लेकिन क्या वो वाकई सामान्य था? और अगर सामान्य था तो ऐसी हरकत कि अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर देना, फ्रिज में लाश रखना, क्या यह सामान्य हरकत हो सकती है? उसके दिमाग में क्या चल रहा था, आज इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आज इस केस में अभी तक का अपडेट क्या है। दिल्ली पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे भी दी है। दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर महरौली के जंगल में क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है, जंगल को खंगाल रही है और श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही है। खबरों के मुताबिक अभी तक पुलिस को जो टुकड़े बरामद हुए हैं वो शरीर के पिछले हिस्से के। आफताब के फ्लैट में किचन से खून के धब्बे मिले हैं, जिसे मिटाने की आफताब ने पूरी कोशिश की थी। पुलिस ने खून के धब्बों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल भी ले रही है। पुलिस की लगातार आफताब से सच उगलवाने की कोशिश जारी है। पूछताछ करने वाली टीम में मनोरोग विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है। आफताब बार बार बयान बदल रहा है, यह भी कहा जा रहा है। पुलिस दरअसल आफताब की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। जानकारी के मुताबिक आफताब और श्रद्धा के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। पहले आफताब ने श्रद्धा की खूब पिटाई की और उसके बेसुध होने के बाद आफताब ने सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची। पुलिस आसपास के इलाके के 6 महीने के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही। पुलिस लगातार कोशिश तो कर रही, लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि आफताब ने ही मर्डर किया है। श्रद्धा के मर्डर में इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं हुआ, ना ही पुलिस अब तक श्रद्धा के फोन को बरामद कर पाई। ऐसे में सवाल यह भी है कि इतने क्रूर तरीके से हत्या करने वाला आफताब क्या सबूतों के अभाव में बच पाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ पुराने केस के बारे में भी बता देता हूं, जिसमें दोषी बच निकले। 2012 दिल्ली के छावला में किरण नेगी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। चंद दिन पहले 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पुख्ता सबूतों की कमी के चलते उसे बरी किया, जबकि 2014 में ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सब छूट गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि पर्याप्त सबूत नहीं। ऐसा ही एक केस अप्रैल 2013 का था, जब मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची का यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा को 20 साल कर दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर पापी का भविष्य। फरवरी 2019 में 7.5 साल की बच्ची के साथ भी ऐसी हैवानियत हुई थी। यहां भी ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा को कम किया। आफताब के फोन की सर्च हिस्ट्री से खुलासा हुआ है कि उसने साल 2010 के देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में भी सर्च किया। अनुपमा हत्याकांड भी बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड की तरह था। उसमें भी अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने भी एक इंग्लिश फिल्म देखकर अपनी पत्नी की लाश को टिकाने लगाया था। हत्या के बाद वो एक डीप फ्रीजर खरीद कर लाया था और 3 महीने तक अपनी पत्नी की लाश को उसी में रखा था। राजेश गुलाटी भी रोज जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता तो लाश के टुकड़ों को मसूरी देहरादून रोड के साइड में जंगलों में फेंक देता था। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के आरोप में गिरफ्तार आफताब क्या बच निकलेगा? पुलिस की जांच में कितने छेद हैं? नार्को टेस्ट से श्रद्धा मर्डर का पूरा सच सामने आ पाएगा क्या? और क्या जो सामान्य सा दिखने वाला आफताब है वो सामान्य दिमागी तौर पर था या नहीं?
एलन राव साहब, आपका इतना लंबा अनुभव इस केस में, जो अब तक जानकारी आ रही है और कहा गया है कि कुछ हड्डियां मिली कल जब वहां जंगलों में छानबीन की गई, उसके अलावा कुछ ब्लड स्पॉट्स मिलने की बात है, लेकिन अभी मोबाइल नहीं मिला, वो हड्डियां किसकी ये नहीं पता, जिस हथियार से काटा गया वो अभी तक नहीं मिला है। क्या जो चीजें अभी तक दिख रही हैं वो पर्याप्त हैं आफताब को कल्प्रिट घोषित करने या साबित करने के लिए? देखिए सुशांत जी, अभी इन्वेस्टिगेशन की अर्ली स्टेज है और ये इस स्टेज में जितना अभी तक हुआ है, आई थिंक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम पूरे अपनी तरीके से पूरा कोशिश कर रही है और से ज्यादा इसमें एविडेंस इकट्ठी करने के लिए। अभी तक जितना हुआ है, देखिए आप कितना टीडियस जॉब है कि 6 महीने पुराना मर्डर केस है, उसको किस प्रकार से कड़ी जोड़ना है, इतना आसान काम नहीं है। और उसके बाद भी उसकी हड्डियां जैसे मिली है वो तो मिल गई है, लेकिन बाकी और भी कुछ शरीर के टुकड़े मिलने हैं। और 6 महीने के बाद उस अक्यूज के को याद रखना कि वहां जंगल में कहां पे उसने फेंकी, और वो फेंकी हुई 6 महीने के बाद वो कोई जानवर खा गए, या कहीं और मिसप्लेस हो गई हो, या कहीं और इधर उधर हो गई हो, या उसको याद नहीं हो, तो ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो अपने सही रास्ते पर है और ठीक ठाक इसमें एविडेंस होगी। और जो एविडेंस अभी तक मिली है, हड्डियां मिली है, फ्रिज में खून मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है, फिजिकल एविडेंसेस है। राव साहब, अगर हड्डियां जो मिली वो अगर डीएनए सैंपलिंग से पता चल जाए कि श्रद्धा की ही हैं, तो क्या ये कोर्ट में इससे साबित होगा कि भाई इस आदमी की निशानदेही पर हड्डियां मिली, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि इसी ने मारा होगा? यस, देखिए एक इंडियन एविडेंस एक्ट में ये साबित ये प्रोविजन है कि अगर मुलजिम कोई कस्टडी में कोई बयान देता है, उसका बयान माननीय नहीं होता है, लेकिन कस्टडी में ऐसा बयान देता है कि जिसकी बयान के बाद कोई डिस्कवरी होती है, कोई रिकवरी होती है, वो वाला पार्ट उसका इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें इसके इंस्टेंस पे वो हड्डियां मिली है, डीएनए टेस्ट में वो हड्डियां श्रद्धा की साबित हो जाती है, तो ये पक्की बात हो जाती है कि इसने इस मर्डर से कनेक्टेड है। इसके इंस्टेंस के ऊपर वो हड्डियां मिली है, तो ही इज कनेक्टेड विद दिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है संजीव देशवाल साहब, मुझे एक बात बताइए, अभी हम सारी बातें इस पर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो हड्डियां मिली अगर वो श्रद्धा की साबित हो गई और इसने बयान में बताया इसकी निशानदेही पर मिली, तो हम पुलिस उसको कनेक्ट करके और सबूत के तौर पर पेश करेगी। फर्ज कीजिए वो हड्डियां श्रद्धा की नहीं निकली, जो आदमी इतना शातिर है कि फ्रिज खरीद के ला रहा है, रात भर सर्च कर रहा है गूगल पर और उसके बाद चीजें कर रहा है, मान लीजिए वो पुलिस को गुमराह कर रहा हो और हड्डियां श्रद्धा की न साबित हो पाए, फिर केस किधर जाएगा और फिर आफताब का क्या होगा? देखिए, मैं डे वन से इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पुलिस अपना काम अच्छा कर रही है और उसको करना भी होगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि लैक ऑफ कहते हैं जो एविडेंसेस होते हैं उसकी वजह से कई बार अपराधी छूट जाते हैं। इस केस में ऐसा देखने में आया है क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना तो आपको वो हथियार मिला जिससे उसने काटा, ना बॉडी के पार्ट्स मिले। अभी बॉडी के जो पार्ट्स मिले हैं वो ये पक्का नहीं पता कि वो कहते हैं श्रद्धा के ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या होने के बाद और अपराधी के पकड़े जाने से पहले के बीच में जो 6 महीने हैं, उस 6 महीने में अपराधी ने बहुत ही स्मार्ट, एक कहते हैं क्रिमिनल की तरह काम किया है, एक कहते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह काम किया है कि बॉडी को कैसे काटना है, बॉडी को कैसे छुपाना है। और काटने के लिए उसने अपने ही प्रोफेशन को चुना क्योंकि वो शेफ था, उसको पता था कि बॉडी को चॉप कैसे किया जा सकता है और उसके लिए उसने वो हथियार भी खरीदे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास चेन ऑफ जो एविडेंसेस हैं उसके अंदर सर्कमस्टेंस एविडेंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन कंक्रीट एविडेंस, जैसे हम ठोस एविडेंस कहते हैं, वो अभी कहीं मिसिंग है। जैसे वो ठोस एविडेंस इस केस में क्या होना चाहिए? ठोस एविडेंस वो होती है जो इसकी जितनी भी स्टेटमेंट है उसको पूरा कर दे, जैसे कि वहां जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं वो श्रद्धा के ही निकले, जो उसके घर के अंदर ब्लड के स्टेन्स मिले हैं किचन के अंदर वो श्रद्धा के ही निकले। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस घर में वो रहता है वो घर 10 बाई 12 का कमरा है, उसके अंदर 300 लीटर के फ्रिज की कोई जरूरत नहीं थी, उस घर में कोई एसी नहीं है, कोई कहते हैं आपका कूलर नहीं है, और लेकिन वो फ्रिज लेके आता है। ये सब सर्कमस्टेंस एविडेंस है। इसमें एक और चीज है, देखिए अभी हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस अच्छी जांच नहीं कर रही, पुलिस अच्छी जांच कर रही है, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल है क्योंकि 6 महीने का वक्त बीता है। अब कहा जा रहा है किचन में ब्लड के स्टेन मिले हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसने बाथरूम में बैठकर काटा है ताकि ब्लड जो है वो बह जाए और आवाज काटने की आवाज बाहर ना जाए। तो किचन तक खून के धब्बे कैसे गए, इसको लेके भी कोर्ट के अंदर सवाल उठेगा ना। अगर देखिए, इन्वेस्टिगेशन में यही सारे पॉइंट्स हैं कि मैंने हमेशा कहा कि अपराधी कई तरीके के होते हैं। कुछ अपराधी होते हैं कत्ल करते हैं भाग जाते हैं, कुछ कत्ल करते हैं और सबूतों को मिटाते हैं। एक अपराधी ऐसा होता है जो मुझे आफताब लग रहा है कि कत्ल करते हैं
उसके बाद वहां से कहते हैं पूरे एविडेंस मिटाते हैं और उसके बाद बी प्लान तैयार करते हैं कि खुदा ना खास्ता कभी भी अगर हम पुलिस की गिरफ्त में आए तो हमने पुलिस को मिसगाइड कैसे करना है, क्योंकि इसमें आला हथियार नहीं मिल रहा है, इसके अंदर बॉडी के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मिले हैं तो कौन कह सकता है कि वो बॉडी पार्ट्स अभी श्रद्धा के हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा ठीक है, आप जंगल कह है। रहे हो इतना शातिर है, उसने प्लान बी तो जरूर तैयार किया होगा, इसलिए अभी ये कह देना कि मामला सॉल्व हो जाएगा, सजा मिल ही जाएगी, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। जयंती दत्ता जी, एकदम सामान्य सा लड़का दिखता है, इसके दोस्त कह रहे हैं श्रद्धा के सामान्य था जब मिले उससे, वो अगर इतना ग्रूसम क्राइम कर रहा है तो उसका दिमाग क्या सामान्य हो सकता है? और क्या यह संभव है कि जो डिटेक्टिव साहब कह रहे हैं कि अगर इतना शातिर है तो उसने प्लान बी तैयार किया होगा और वो पुलिस की मदद नहीं उनको गुमराह कर रहा होगा? देखिए, एक होता है मेंटली इल, एक होता है मेंटली सिक। दिस पर्सन इज मेंटली सिक, ही हैज स्किज़ोइड टेंडेंसीज, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक नहीं है। अगर ये स्किज़ोफ्रेनिक होता, अगर ये साइकोटिक पेशेंट होता तो ये इस तरह से क्राइम को अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन कहीं ना कहीं साइकोपैथिक स्ट्रिक जरूर है, क्योंकि जिस तरह से ग्रूसम मर्डर इसने करी, उसको अंजाम उसने दिया। अब आप भूलिए मत, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, उसमें भी, उस केस में भी काफ़ी चर्चे में मैं शामिल थी। मेरा पूछना था कि ड्राइवर की निशानदेही पे आप एक स्पॉट पे पहुंचते हो, वहाँ से आपको बोन्स मिल जाते हैं, सूटकेस मिल जाता है। नाउ ये जो लड़का है ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट देता जा रहा है। ऐसे शातिर लोग जो होते हैं ये स्टेटमेंट चेंज करते हैं। लेकिन इंट्रोगेशन में पढ़ाती रही हूँ ऑफिसर्स को, तो उसमें एक कंपोनेंट ये होता है कि जब आप इंट्रोगेट करते हो, आप अकेले नहीं होगे, आपके साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स होंगे, प्लस आपका मैजिस्ट्रेट बैठा होगा साथ, कि जब ये स्टेटमेंट दे रहा है इंट्रोगेशन के साथ, मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये लड़का बॉडी डिस्पोज ऑफ करता था एक ही जगह, 2 बजे रात के अगर जाता था, मैं ये नहीं मानती कि वहाँ पे किसी ने उसे देखा नहीं। आप अगर उस लड़के को सिर्फ 2 दफ़े ले गए हो वहाँ पे, दैट्स नॉट इनफ। आप अगर 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हो और उसको ले जाते हो उस जंगल पे, वो आपको निशानदेही दिखाएगा कि किस स्पॉट तक जाता था। आई डोंट थिंक वो बहुत इंटीरियर तक जाता होगा अपना। आपको लग रहा है ये लड़का पुलिस को गुमराह कर रहा है? बिल्कुल। दूसरी बात, प्लीज डोंट कट मी हियर, दिस इज वेयर आई हैड रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। जब आपने किसी का कत्ल किया, ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, ब्लड तो आपने धो दिया, चलिए केमिकली वॉश कर दिया। इसने कहा कहीं पे, जो मैंने सुना मीडिया के थ्रू, कि इसने ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स जो है स्वीपर के उसमें डाल दिया था। दैट स्वीपर इज अ वेरी कार्डिनल कंपोनेंट ऑफ द विटनेस। आप उसको घेरिए। लोकल स्वीपर अगर था, उससे पूछिए कि क्या तुम्हें ऐसा कपड़ा मिला। अगर कपड़ा मिला है, स्वीपर माइट नॉट नो किसने डाला है, लेकिन वो बोलेगा तो सही कि हाँ मुझे मिला। दैट्स अनदर एविडेंस। रेफ्रिजरेटर आपको मिली, रेफ्रिजरेटर आपने केमिकली वॉश कर दिया, कोई बात नहीं, रेफ्रिजरेटर के इंटीरियर पार्ट्स में आपको एविडेंस मिल जाएंगे। और जब ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट विथ एविडेंस कोरोबोरेट होते हैं, आई डोंट थिंक द नार्को इज नीडेड इन सच काइंड ऑफ केसेस। जब वो ठीक है। स्टेटमेंट दे रहा है